So that's the reason why we have a biphasic action of atropine on heart. So इसके uses क्या क्या हैं? Heart CVS के अंदर it is used after MI. It increases the return of blood pressure to normal by the action of tachycardia. ये blood pressure को normal की तरफ ले आता है after MI. अच्छा, उसके बाद जी हम वापस इधर आ जाते हैं, कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स के ऊपर थे. These are followed by tachycardia और हमने पढ़ लिया. अच्छा, it decreases atrioventricular conduction time that would be predicted from blockade of postsynaptic muscarinic receptors in the sinus and AV nodes. यानी कि एक तो ऐसे नोड पे जो M2 रिसेप्टर्स जैसे हमने बात की उनको कम करेगा तो हार्ट रेट कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम हो जाएगी व्हेन वी हैव लो डोजेस. लेकिन अब बाद में जो है ये आपके AV नोड के ऊपर जो M2 रिसेप्टर्स हैं उनको भी ब्लॉक कर देता है और आपके जो है वो कंडक्शन जो एट्रियोवेंट्रिकुलर कंडक्शन है उसको भी कम कर देता है. ठीक है, ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. बायफेजिक एक्शन जो है ना वो एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है. M1 सेलेक्टिव एजेंट्स जो M1 रिसेप्टर्स पर एक्ट करते हैं वो GIT ट्रैक में हम लोग समवट हम उसको यूज़ कर लेते हैं. दैट्स ऑल्सो अ परसेप्शन. अच्छा जी, उसके बाद ये है जी क्लिनिकल यूजेस. दे हैव सेवरल यूजफुल थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस और वो एंड पे लिखे हुए हैं, वो मैंने आपको बता भी दिए, यहाँ पर भी लिखे हैं. CNS, आई, ब्रोंकाई, GIT ये सारे आपको पता होने चाहिए और उनके मैकेनिज्म क्या हैं वो भी यहाँ लिखे हुए हैं. अच्छा, जब आपसे क्वेश्चन आए ना कि आपने SEQ अगर आता है लेट सपोज, तो आपने जब इफेक्ट्स लिखने हैं ना कि आप से एट्रोपिन के इफेक्ट्स पूछे, आपने हेडिंग दी GIT और आपने उसके अंदर ये लिखा कि ये इफेक्ट है, तो आपने लिखना है कि कौन से रिसेप्टर से ये इफेक्ट आ रहा है. ठीक है, और अगर SCQs नहीं है तो फिर MCQs के अंदर वो डायरेक्ट आपसे रिसेप्टर पूछ सकते हैं कि GIT पर एक्शन. सो रिसेप्टर लर्न करना तो इट इज़ योर बेसिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक हो गया. ग्लैंड्स के ऊपर भी ये आपकी सारी सिक्रीशंस को कम कर देते हैं. दैट्स व्हाई हम हाइपरहाइड्रोसिस में इसको यूज़ करते हैं. स्केलेटल मसल पर इसका कोई एक्शन नहीं होता बिकॉज मस्करीनिक रिसेप्टर्स पर एक्ट कर रहा है, तो वी हैव नो एक्शन ऑफ दीज ड्रग्स ऑन स्केलेटल मसल्स. ठीक है, अब बारी बारी उन्होंने यहाँ पर ड्रग्स के नेम के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है कि CNS में हम लोग जैसे हमने अभी डिस्कस किया पार्किंसनिज्म और मोशन सिकनेस में यूज़ करते हैं. तो मोशन सिकनेस में हम लोग स्कोपोलामीन जिसका दूसरा नाम है हायोसिन, एट्रोपिन भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाली ड्रग यूज़ करते हैं. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रांसडर्मल पैच. ट्रांसडर्मल पैच होता है एक थोड़ा सा आपका कंटेनर होगा, उसके अंदर थोड़ी सी ड्रग होगी और वो टेप के साथ आप उसको स्किन पे चिपका सकते हैं. उसके अंदर छोटी सी नीडल होती है, उससे वो ड्रग आपके जो है वो स्किन के अंदर थोड़ी डिफ्यूज होती रहती है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, जो पार्किंसन में ड्रग्स यूज होती हैं बेंस्ट्रोपिन, बाइपैराडाइन, ट्राइहेक्सिफेनिडिल, दे आर यूज्ड इन पार्किंसनिज्म. इसके भी नाम आपको पता होने चाहिए. अगर नाम नहीं याद होते कीप रिपीटिंग द नेम्स. और एक तरीका स्केची है जिससे आपको नेम्स याद हो सकते हैं. सो जिन लोगों को पिक्चर मेमोरी अच्छी है वो उससे भी याद कर सकते हैं. आई हैव यूज स्केची एंड दैट प्रूव्ड मिराकुलस फॉर मी. बट हर स्टूडेंट के लिए वर्क करे ये ज़रूरी नहीं है. आई एम जस्ट टेलिंग यू जिनके लिए वर्क करती है वो यूज़ कर सकते हैं. अच्छा जी, although not as effective as levodopa, these agents may be useful as adjuncts or when patients become unresponsive to levodopa. वैसे पार्किंसन का बेसिक ट्रीटमेंट जो फर्स्ट लाइन है वो levodopa है जो आपके डोपामीन लेवल्स को बढ़ाएगा. ब्रेन के अंदर बेसिकली पार्किंसन में डोपामीन कम हुआ है और एसिटाइलकोलिन ज़्यादा हुआ है, तो हम लोग दूसरा तरीका उसके ऐसे पेशेंट्स जो अनरिस्पॉन्सिव हैं levodopa को रिस्पॉन्ड नहीं करें उनमें हम दूसरा मेथड यूज़ करेंगे बाय द यूज़ ऑफ दीज ड्रग्स एंटी मस्करीनिक्स. बेंस्ट्रोपिन इज समटाइम्स यूज. अच्छा, बाकी ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, इसको हम डिस्टोनियाज में भी यूज़ कर सकते हैं एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन के तौर पे. सेकंड इज आई में जो है इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है. जिसमें मैंने बताया ना एट्रोपा बेलाडोना का प्लांट था, वहाँ से हम लेते थे. तो अर्ली पास में क्या होता था, क्वींस जो होती थी ना, ब्यूटीफुल लेडीज, वो क्या करती थी, इसको उस प्लांट से लेके ना खा जाती थी. ब्यूटी का मार्क होता था. कैसे? क्योंकि जब हम इसको खाते हैं प्यूपिलर डायलेटेशन होती है, आंखें बड़ी बड़ी नजर आती हैं तो खूबसूरत लगती हैं. और जो है वो लेकिन इसके फिर जो क्वीन होती थी उसको करीब से तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा होता था. तो जो है ये चीज़ बाद में डिस्कवर की, इसके और भी बड़े सारे इफेक्ट्स हैं. सो दे आर यूज्ड टू कॉज मिड्रियासिस एज इंडिकेटेड बाय द ओरिजिन ऑफ द नेम बेलाडोना, ब्यूटीफुल लेडी. इसका लिटरल मीनिंग है बेलाडोना का. फ्रॉम द एंशिएंट कॉस्मेटिक यूज ऑफ एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एट्रोपा बेलाडोना प्लांट टू डायलेट द प्यूपिल्स. दे आल्सो कॉल्ड साइक्लोप्लीजिया. मैंने बताया ये आपके सिलियरी मसल्स को रिलैक्स करते हैं, उसको हम कहते हैं पैरालिसिस कॉज कर देंगे, साइक्लोप्लीजिया. एंड प्रिवेंट एकोमोडेशन, तो नियर विजन नहीं होती इन पेशेंट्स के अंदर. जब आप ड्रग को छोड़ेंगे तो फिर वो वापस आ जाएगा, इरिवर्सिबल नहीं होता. इन डिसेंडिंग ऑर्डर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ये इंपॉर्टेंट है. एट्रोपिन का आई में सबसे लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है. फिर आई के अंदर जो हम प्यूपिलरी डायलेटेशन के लिए ड्रग्स यूज़ करते हैं उसमें होमेट्रोपिन है, साइक्लोपेंटोलेट है और ट्रोपिकामाइड है. इनको हम किन फील्ड्स में, किन प्रोसेसेस में यूज़ कर सकते हैं? अगर आपने फंडोस्कोपी करनी है, आपको प्यूपिलर डायलेटेशन चाहिए, उसमें यूज़ कर सकते हैं. आपने रेटिना देखना है किसी का, आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं. उसके अलावा
केराटाइटिस है, कॉर्निया की इन्फ्लेमेशन है, उसके अंदर रिफ्रैक्टिव एरर्स देखने हैं किसी पेशेंट के। अगर आपको इफ़ यू हैव नोटिस, तो जब आई साइट चेक करनी होती है ना, तो डॉक्टर आपको एक ड्रॉप्स देता है, वो कहता है आपने इसको यहाँ आने से एक दिन पहले डालना शुरू करना है आफ्टर 24 आवर्स। तो वो क्या ड्रॉप्स होते हैं? वो मीडियाटिक्स होते हैं बेसिकली, वो आपके रिफ्रैक्टिव एरर्स देखने से पहले आपको दे रहा है। और इफ़ यू हैव नोटिस, तो उससे नियर विजन भी ख़राब हो जाती है, आपको करीब से कुछ नज़र भी नहीं आता। तो ये चीज़। उसके अलावा आइरिडोसाइक्लाइटिस एक टर्म होती है, एक डिजीज़ होती है जिसमें आइरिस और सीलियरी बॉडी की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसमें अभी हम लोग ये ड्रग यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है जी, इसमें ड्रग्स हमने पढ़ लिया। उसके बाद ब्रोंकाई के अंदर मैंने आपको इसका मैकेनिज्म बता दिया। एक तो एस्थमा और सीओपीडी में हम यूज़ करते हैं, उसमें कौन सी ड्रग्स हैं? इप्राट्रोपियम, टाइट्रोपियम, एक्लिडीनियम, यूमिक्लिडीनियम, ये वाली ड्रग्स हम लोग यूज़ करते हैं। अलॉन्ग विद फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं फॉर एस्थमा और सीओपीडी, बट ये भी हम ऑल्टरनेटिवली ऐसे पेशेंट जिनमें बीटा ब्लॉकर, बीटा एगोनिस्ट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो, उनमें फिर हम ये वाली ड्रग्स यूज़ करते हैं एज फर्स्ट लाइन एज वेल। ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था ये प्री एनेस्थेटिक के तौर पर हम इन ड्रग्स को, एट्रोपिन को और हायोसिन को यूज़ करते हैं। क्यों? पैरेंटल एट्रोपिन हैज़ लॉन्ग बीन यूज्ड टू रिड्यूस एयरवे सेक्रेशंस ड्यूरिंग जनरल एनेस्थीसिया। जब एनेस्थीसिया देते हैं ना पेशेंट को, तो आपकी ब्रोंकियल सेक्रेशंस बढ़ जाती हैं, सो दैट कैन कॉज ऑब्स्ट्रक्शन। तो हम इन पेशेंट्स में पहले ये वाली ड्रग देते हैं जिससे एयरवे सेक्रेशंस कम हो जाएंगी, ब्रोंकियल डायलिटेशन हो जाएगी, और जो समटाइम्स एनेस्थीसिया के रिस्पॉन्ड में पेशेंट जो है वो वेजो वेगल शॉक में चला जाता है, तो ये उसको भी प्रिवेंट करती हैं ड्रग्स, है वेरी सेफ, सो हम उसमें यूज़ करते हैं। उसके बाद है जी, इप्राट्रोपियम इज अ क्वाटर्नरी एंटीमस्करीनिक एजेंट यूज्ड बाय इनहेलेशन टू प्रमोट ब्रोंकोडायलेशन इन अस्थमा एंड सीओपीडी। ये बीटा एगोनिस्ट जितनी एफिकेशियस तो नहीं है, बट मैंने आपको रीज़न बताई कि ऐसे पेशेंट जिनमें बीटा एगोनिस्ट हम नहीं दे सकते क्योंकि वो टेकिकार्डिया और कार्डिक एरिथमियाज कॉज करते हैं, उनमें हम इप्राट्रोपियम देते हैं। इट इज़ वेरी फ्यू एंटीमस्करीनिक इफेक्ट्स आउटसाइड द लंग्स, दैट वाई वी आर डिस्कसिंग। ये जितनी भी ड्रग्स हम लोग पर्टिकुलर पढ़ रहे हैं ना हर हेडिंग के अंदर, इनके इफेक्ट सिर्फ उस ऑर्गन के अंदर हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई वी आर पर्टिकुलरली यूजिंग दैम इन पर्टिकुलर डिजीज। तो इसके भी वहीं पर है, सिस्टेमिक इफेक्ट्स बहुत कम है। इसी तरह टायोट्रोपियम है, एक्लिडीनियम है, ये सारी ड्रग्स आई में वर्क करती हैं। गट में वर्क करती है एट्रोपिन, मेटस्कोपोलामीन एंड प्रोपेंथिलीन। दे आर यूज्ड इन पास्ट रिड्यूस एसिड सिक्रीशन इन एसिड पेप्टिक डिजीज। पहले यूज़ की जाती थी, अब हमारी फर्स्ट लाइन ट्रिपल थेरेपी होती है जिसमें हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं और साथ में एंटीबायोटिक्स देते हैं। ठीक है, पहले यूज़ की जाती थी। अच्छा जी, दे कॉज फार मोर फ्रीक्वेंट एंड सीवियर एडवर्स इफेक्ट्स, दैट वाई नाउ दे आर ऑब्सोलीट। M1 सेलेक्टिव इनहिबिटर पायरेंजिपिन, अब इसमें नाम आपने याद रखना है इनका और पायरेंजिपिन का। इट इज अवेलेबल इन यूरोप फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। दे ऑल्सो रिड्यूस क्रैम्पिंग एंड हाइपरमोटिलिटी इन ट्रांजिएंट डायरियाज, बट जिसमें डायरियाज के लिए हम डाइफेनॉक्सिलेट, क्योंकि ये मोटिलिटी को कम करती हैं, सिक्रीशंस को कम करती हैं, तो डाइफेनॉक्सिलेट एंड लोपेरामाइड अब ज़्यादा इफेक्टिव है, पहले हम इनको यूज़ करते थे इन चीज़ों में। ब्लैडर में वेरी इंपॉर्टेंट ये दो ड्रग्स, ऑक्सीबिटाइन एंड टोल्टारोडीन, इनके नाम आपको लाजमी आने चाहिए। हम इसको यूज़ करते हैं क्योंकि जीआई हम ये ब्लैडर मोटिलिटी को भी कम कर देगी, तो फिर स्पैज्म, ब्लैडर स्पैज्म में हम इसको यूज़ करते हैं आफ्टर यूरोलॉजिकल सर्जरी। और इसके अलावा इनकॉन्टिनेंस के अंदर के अर्जेंसी को कम करने के लिए, जब ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन होती है ना कुछ पेशेंट्स के अंदर, उनको अर्जेंसी होती है, बहुत ज़्यादा यूरिनरी ड्रिबलिंग हो रही होती है, इनकॉन्टिनेंस हो जाती है, तो उसको कम करने के लिए भी हम लोग ये वाली ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर इंटॉक्सिकेशन, हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि हम लोग एट्रोपिन को यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स की टॉक्सिसिटी अगर हो जाए, नियोस्टिग्मिन की टॉक्सिसिटी हो जाए, तो एट्रोपिन वुड बी द एंटीडोट, और अगर एट्रोपिन टॉक्सिसिटी हो जाए तो नियोस्टिग्मिन वुड बी द एंटीडोट। अच्छा, atropine given parenterally in large doses reduces the muscarinic signs of poisoning with acetylcholinesterase inhibitors. Pyridoxine is used to regenerate active acetylcholinesterase, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। सो दीज वर द क्लिनिकल यूजेस। इसके अलावा जो यूजेस हैं वो हाइपरहाइड्रोसिस है, और बाकी सारे मैंने आपको बता दिए, और थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन भी बता दी, और बाकी अब हम टॉक्सिक इफेक्ट्स पढ़ेंगे, और जो कुछ कॉन्सेप्चुअल एक दो बातें हैं जो रह गई हैं वो मैं आपको फिर एंड पे बता दूंगी साथ साथ।